हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के आगे की स्टोरी। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान तक की स्टोरी पिछली क्लास में पढ़ाई थी। गुजरात अभियान के एंड में पिछली क्लास में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में बताया, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान, क्या गुजरात अभियान के बारे में मैंने आपको बताया था। गुजरात अभियान से मैंने आपको बताया था एक मराठा औरत, क्या मराठा औरत मिली जिसका नाम था चिमना बेगम, क्या चिमना बेगम। इसी के साथ मैंने दोस्तों आपको एक बात और बताई होगी कि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर विजय प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायता किस सेनापति ने की थी। मैंने उसका नाम बताया था, उसका नाम था एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह मंगोली। क्या रहे? मोहम्मद शाह मंगोली। इसने गुजरात अभियान में जीत दिलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका अदा की थी। इसके बारे में हम यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, लेकिन अब मैं शुरू से पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। अब समझने की कोशिश करना अलाउद्दीन खिलजी की आगे की स्टोरी। भैया, गुजरात अभियान तक मोहम्मद शाह मंगोली कंवारा था, या आप इसे रंडवा बोल सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही गुजरात पर विजय प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी को, ये सेनापति अपनी निगाहें गुजरात के चारों तरफ फेरने लग जाता है और इसको उसी समय एक मराठा औरत नज़र आती है भैया, जिसका नाम था क्या रहे? चिमना बेगम। भैया, ये चिमना बेगम बहुत ख़तरनाक औरत थी। इसके बारे में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें जानोगे इस क्लास में। क्लास छोड़कर मत जाइएगा। इस क्लास में मैं आपको चिमना बेगम की अलाउद्दीन खिलजी के प्रति बेवफाई और मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम की प्रेम कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। चलो आगे बात करें दोस्तों। जब इसको ये दिखाई देती है तो दोस्तों बात करें, इधर मोहम्मद शाह मंगोली कंवारा था, इसके दिल में अपार समुद्री भावनाएं उमड़ पड़ती है। ये सोचने लग जाता है कि भैया अब मेरा रंडवापन कंवारापन उतरने वाला है और अब मेरी शादी होना तय है। देखो क्या बात बन रही है। उसी समय ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी एक रंगीला शासक था। इसके अभियानों में सबसे ज़्यादा मैटर आता है तो ध्यान रखना, बिना लुगाई पताई औरत लेडीज स्त्री कि इसके किसी भी अभियान में बिना चैप्टर आए इसने किसी भी अभियान को ख़त्म नहीं किया। अब ध्यान दो, जब अलाउद्दीन खिलजी की नज़र चिमना बेगम पर पड़ती है, अलाउद्दीन खिलजी दौड़ा दौड़ा चिमना बेगम के पास पहुंच जाता है और इसे बोलता है, देख चिमना, यहाँ सब कुछ उजड़ चुका है, अब तू या क्या करेगी, तू मेरे साथ चल दिल्ली सल्तनत। अब भैया यहाँ पर चिमना बेगम बादशाह, क्या अलाउद्दीन खिलजी एक खतरनाक शासक था, अब इसकी बेगम बनने की बारी आ रही है। ये बहुत खुश होती है और अपने आप को खुशनसीब समझती है। अब भैया देखो, जिसने पहले प्रपोज किया था उसको तो कुछ जवाब दिया नहीं, जिसने दूसरी बार प्रपोज किया उसके साथ जाने के लिए काफ़ी उत्साहित होती है। अब देखो, चिमना अब सोचने लग गई कि अब मैं अलाउद्दीन खिलजी की बेगम बन के रहूँगी दिल्ली में। अब देखो, यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली लेकर जाता है। रास्ते में चिमना बेगम बनने की खुशी में उछलती कूदती फुदकती यहाँ से जाती है। अब आगे की कहानी सुनो भैया। अलाउद्दीन खिलजी इसे बेगम बनाने के लिए बोलता है। ये सोचती है कि मैं अकेली बेगम रहूँगी खिलजी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब चिमना बेगम दिल्ली संतलन माने दिल्ली दरबार में पहुंची तो भैया चिमना देखती है कि दिल्ली दरबार में लुगाइयों की लेन ही लेन लगी हुई है। भैया वहाँ लुगाइयाँ इतनी थी कि इससे 3 दिन तक
चिमना बेगम से केवल लुगाइयाँ ही गिनी गई। देखो मज़े की बात भैया, 3 दिन तक ये केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी की लुगाइयों को गिनती है, जिससे ये पूछती कि तू कौन, तो जवाब आता भैया मैं अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई। फिर पूछती तू कौन, कि मैं खिलजी की लुगाई। भैया जिससे पूछो उसी से एक इंट्रोडक्शन सामने आ रहा था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई। अब देखो चिमना बेगम सिर पकड़कर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि इससे तो अच्छा वही था, न जाने कौन था वो जिसने गुजरात में मुझे ऑफर दिया था। अब देखो आग पहले गुजरात अभियान में जब जीत हुई तब इसके लगी हुई थी, अब आग लग गई चिमना बेगम की। चिमना बेगम सोचने लग गई कि भैया उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लुगाइयाँ होगी, इसकी तरह ऐसा तो नहीं होगा कि 3 दिन तक लुगाई गिनी जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो भैया ये सोचने लग गई कि क्यों न उस व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति की खोज की जाए जिसने मुझे गुजरात में ऑफर दिया था भैया। अब देखो चिमना बेगम वहाँ किसी से पूछती है कि वो कौन था रे जो मुझे गुजरात में ऑफर दिया था। भैया जवाब में मिलता है कि चिमना वो तेरे पतिव्रता स्वामी अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति है। बोले अब देखो मुख्य सेनापति है। अब बेगम सोचने लग गई कि भैया मैं तो कोई से नौकर चाकर सोच रही थी, बल्कि ये तो मुख्य सेनापति एक अच्छे पद पर कार्य करने वाला है। तो ये पूछती है उसे कि उसके कितनी लुगाइयाँ है। तो भैया देखो जवाब में मिलता है लुगाइयाँ कहाँ है, बेचारा रंडवा डोल रहा है अभी तक। क्या रंडवा डोल रहा है अभी तक। चिमना सोचकर अब परेशान होने लग गई, आश्चर्यचकित हुई कि यहाँ तो खिलजी की इतनी लुगाइयाँ हैं कि यदि मैं आज से वेट करूँ तो 3 साल तक तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। बोल इसकी तरह कई औरतें थी जिनका अभी वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा था, उनका नाम अभी तक इसके पास पहुँचा ही नहीं भैया। ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इसके इतनी लुगाइयाँ थी कि इसे खुद को नहीं पता था कि भैया मेरी इतनी लुगाइयाँ हैं और इतनी लुगाइयों का अब तक नंबर आ चुका है और आगे इनका नंबर आना है। अब देखो प्रायश्चित के लिए चिमना के पास शब्द नहीं है और अब सोचने लगी कि भैया कैसे न कैसे इस मंगोली तक पहुंचा जाए। अब देखो मंगोली से मिलने के लिए किसी न किसी का माध्यम बनती है ये, और इससे ये मिल जाती है। अब देखो भैया इसके आग लग चुकी है, इसके पहले लगी हुई थी, ये इससे मिल जाती है, दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं। अब एक चीज़ तो पता होगा, जब प्रेम जैसी बातें होने लग जाए तो डेली मिलना संभव है कि नहीं रहे? बिल्कुल है। दोनों सुबह शाम जब भी मौका मिलता सुबह शाम मिलने लग जाते हैं। अब आपको पता है ऐसी चीज़ें छुपाए नहीं छुपती। इश्क और मुस्क 2 ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाए नहीं छुपती। इश्क में चेहरे का रंग बदला बदला दिखता है और मुस्क में चाल बदली बदली लगती है। भैया व्यक्ति दूर से ही देखकर पहचान लेता है कि इसके कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब देखो दोनों सुबह शाम सवेरे मिलने लग गए। अब ये बात धीरे धीरे दिल्ली दरबार में फैलने लग गई भैया। अब देखो फैलने लग गई। एक दिन मोहम्मद शाह मंगोली के पास सूचना आई कि भैया आपका कांड कभी ना कभी इधर खिलजी के पास पहुंचने वाला है, आप जल्दी से निपट लो, नहीं तो यदि इसके पास आपका मैटर पहुंचता है तो आप दोनों का काम तमाम होना तय है। अब बेचारे दोनों सुबह मिलते हैं। मिलने के बाद मंगोली बोलता है कि देख चिमना, अब हमारा मैटर दिल्ली दरबार में थोड़ा बहुत फेमस हो चुका है। अब अपन 2-5-7 दिन जितने भी दिन संभव हो सके साइलेंट रहेंगे, मिलेंगे नहीं।
इधर ये बात सुनकर चिमना बेगम बोलती है, बस यही था तेरा प्यार। उस दिन तो बोल रहा था चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, दुबई लंदन की सैर कराऊंगा मैं तुम्हें, और आज तू बोल रहा है कि हम 2-5-7 दिन साइलेंट रहेंगे। भैया मुझे पता नहीं है, तू 2-4-5-7 दिन की बात कर रहा है, लेकिन मुझसे तो तेरे बिना 5-10 सेकंड नहीं निकलती भैया। मोहम्मद शाह मंगोली बोलता है, अब तो बेगम क्या मरवा के मानेगी क्या। अब देखो कुछ समय बाद इन दोनों ने विचार विमर्श किया और चिमना बेगम से बोलती है कि मंगोली हमारे पास एक ऑप्शन है। मंगोली बोलता है, बोल क्या है। चिमना बोलती है, हम दोनों दिल्ली से भाग चलते हैं। दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन मंगोली बोलता है, भागू कैसे, तेरे बाप ने अभी तक 3 महीना हो गए सैलरी नहीं दी, टक्को ही कोने मेरे पास तो। चिमना बेगम बोलती है, तू पैसे की चिंता मत कर, पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगी, बस तू तो फलानी रात को वहाँ मिल जाना। भैया प्लान फिक्स हो गया। अब वो एक रात आई जिस दिन इनको निकलना था। दोनों चिमना और मंगोली दिल्ली से फरार भैया। अब रात को फरार हो गए। आपको पता है सुबह सुबह अलाउद्दीन खिलजी की लुगाइयों की काउंटिंग शुरू, अटेंडेंस शुरू। अटेंडेंस में भैया चिमना बेगम एब्सेंट पाई गई। इधर कर्मचारियों की अटेंडेंस शुरू तो मंगोली साहब एब्सेंट पाए गए। अब देखो भैया ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो एक ऐसी घटना हो गई जैसे कोई मकान मालकिन किसी किराएदार के साथ भाग गई। भैया ये बात दिल्ली दरबार में पहुंची जो तो पहुंची। उस समय जो भी अखबार चल रहा था, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, डेली न्यूज़, उन सभी में छप गई भैया कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मंगोली उसी की लुगाई चिमना बेगम को भगा ले गया। अब देखो चिमना को भगाकर ये दोनों कई राजाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे शरण चाहिए। सामने वाला बोलता है क्यों? ये बोलता है कि भैया मैं अलाउद्दीन की लुगाई को भगा लाया। सामने वाला बोलता है कि मरवाएगा क्या, निकल जा अभी के अभी यहाँ से। भैया कई राजाओं के पास जाते हैं लेकिन किसी राजा ने इनको शरण नहीं दी और एक ऐसी धरती के ऊपर इसने कदम रखा, वो थी राजस्थान की वीरभूमि। क्या? राजस्थान की वीरभूमि में ये पहुंच गया रणथंभौर। क्या? रणथंभौर पहुंच गया भैया, रणथंभौर। अब देखो रणथंभौर पहुंचकर रणथंभौर के शासक जिस समय हुआ करते थे चौहान वंश की आन शान हम्मीर देव चौहान, ये दोनों इसके पास पहुंचकर बोलते हैं कि चौहान मुझे शरण चाहिए। चौहान बोलता है क्यों? ये बोलता है कि चौहान मैंने अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई को उठा लिया। अब देखो आपको पता होगा रणथंभौर का शासक हम्मीर देव चौहान पहले भी था जब अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण किए थे रणथंभौर के ऊपर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए ध्यान रखना हम्मीर देव खिलजियों के तो वैसे ही खिलाफ था। ये बोलता है कि तू डोंट वरी है रे, बोले हमारे दरबार में एक कमरा खाली है, जल्दी से उसमें शिफ्ट हो जा, जो भी आएगा वो मैं देख लूँगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू डोंट वरी होके रह। अब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो उसे मैं निपट लूँगा भैया। अब देखो अब अलाउद्दीन खिलजी इधर जासूस लगा देता है कि ढूंढो गए तो कहाँ गए, आसमान निकल गया कि धरती निकल गई। इसने जासूस लगा दिया भैया। और इसका एक जासूस था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर।
जो गुजरात अभियान के तहत इसे मिला था। इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। आप ये बात मत भूलिएगा। ये पहुंच जाता है रणथंभौर। रणथंभौर पहुँच कर ये इस बात का पता लगा लेता है कि हमारे 2 मोस्ट वांटेड इसी रणथंभौर किले के शासक हम्मीर देव चौहान के पास शरण लिए हुए हैं भैया। ये पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे 2 मोस्ट वांटेड व्यक्ति हम्मीर देव चौहान के पास शरण लिए हुए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बोला जाता है, हम्मीर देव को एक लेटर लिखता है और बोलता है, देख हम्मीर देव, तू मेरे 2 मोस्ट वांटेड व्यक्ति तेरे पास है, उन दोनों को वहाँ से रिहा कर दे, वरना इसका इंतज़ाम और दूसरा हो जाएगा। हम्मीर देव वैसे ही खिलजियों के खिलाफ था। अब देखो, हम्मीर देव ध्यान रखना, इसने पहले भी इसी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हराया था, इसलिए ये खिलजियों का विरोधी था। ये बोलता है कि देख खिलजी, ये दोनों व्यक्ति मेरे शरण में हैं और मेरा धर्म है कि मैं इन दोनों लोगों की हेल्प करूं, इनकी रक्षा करूं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता भैया। हम्मीर देव हट कर बेटा भैया इस बात की। खिलजी बार बार बोल रहा था कि देख ले, नहीं तो मैं आक्रमण कर दूंगा। ये हट कर बेटा भैया। अब आपको पता है धरती पर आज तक 3 से 4 हट हुए हैं। सबसे पहला बाल हट। आपको पता है ट्रेन में भरी सवारियों के बीच यदि बालक हट कर लेता है कि बोबो लेस्यू, तो बोबो लेसी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के साथ ध्यान रखना, दूसरा है जोग हट, तीसरा है स्त्री हट। स्त्री यदि हट पर चली जाए, जिद पर चली जाए, तो कुछ भी हो सकता है भैया। और चौथा हट माना गया वो था हम्मीर देव चौहान का हट। ये बहुत हटी आदमी था, ऐसा बोला जाता है। यदि हम्मीर हट कर लेता था तो ये अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता था, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से हम्मीर देव इसको चैलेंज कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ, ध्यान रखना, अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ कब्र 1299 ईस्वी में पहुंच जाता है रणथंभौर और रणथंभौर किले की चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता है। अब देखो आगे क्या होता है। ये 1299 ईस्वी में पहुंच गया रणथंभौर। मैंने इसका शासक बताया आपको, हम्मीर देव चौहान। भैया 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पहुंच जाता है और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर लेता है भैया। अब आपको पता है रणथंभौर राजस्थान में सबसे सुरक्षित किला है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है। इसे इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता था। ऐसा बोला जाता है 26 माह की इसकी घेराबंदी चली अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर। हर रोज़ अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक मारे जा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम है नुसरत खां। क्या? नुसरत खां। ये इसी अभियान में मारा गया। ध्यान रखना, 2 इसके सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां और एक का नुसरत खां। जिस नुसरत खां का काम निपट गया, यही उलुग खां अभी भी नेतृत्व कर रहा था भैया। अंत में ऐसा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी लास्ट में ये सोचने लग गया कि इस किले को इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता, अब तो किसी न किसी रणनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में पहली बार शस्त्रों का प्रयोग किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस रणथंभौर दुर्ग के ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी या हथियार इसके ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय इतिहास में पहली बार मगरीम नामक शस्त्रों का प्रयोग किया। ध्यान रखना, जब इसने
सारे मापदंड अपना लिए, इसकी कुछ चलने वाली नहीं थी। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी एक तुर्क कूटनीति का प्रयोग करता है और एक रात रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के दो मुख्य सेनापतियों, सबसे विश्वास लायक सेनापतियों, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रतिपाल। रणमल और रतिपाल, इन दोनों मुख्य सेनापतियों को ये अपनी तरफ मिला लेता है, इनको कुछ लालच दे देता है, जिससे ये दोनों रणमल और रतिपाल इस अपने मुख्य शासक हम्मीरदेव चौहान से विश्वासघात करते हैं और इनको ये लालच दे देता है। वो लालच मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल आप ध्यान दो। रणमल रतिपाल को ये मिला लेता है। अब ध्यान दो, एक रात रणमल और रतिपाल ने हम्मीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करते हुए रणथंभौर दुर्ग के पीछे वाली पहाड़ी, झाइन की पहाड़ी वाला गेट खोल देते हैं और उसी गेट से अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश करती है रणथंभौर दुर्ग में। और दुर्ग में प्रवेश करते हम्मीरदेव चौहान और इधर अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है, जिसमें ध्यान रखना हम्मीरदेव वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या वीर गति को प्राप्त होते हैं भैया? अब देखो, जैसे हम्मीरदेव चौहान की वीर गति का समाचार दुर्ग में फैलता है तो ध्यान रखना, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रंगबाई। क्या? रंगबाई। इसके नेतृत्व में जौहर संपन्न किया जाता है। क्या? जौहर संपन्न किया जाता है। ध्यान रखना, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे पहला जौहर माना जाता है फारसी में। ध्यान रखना, यदि बात की जाए राजस्थान में सबसे पहला जौहर किया गया तो जानकारी मिलती है रंगबाई के द्वारा किया गया। रणथंभौर दुर्ग के शासक हम्मीरदेव चौहान की पत्नी थी रंगबाई, जिसके नेतृत्व में सर्वप्रथम राजस्थान में जौहर किया। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी इसको निपटा देता है। अब इसके ऊपर इसका अधिकार होना तय है। जैसे ये निपटता है, ये दोनों कौन, रणमल और रतिपाल, दौड़े दौड़े खिलजी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि खिलजी अब मारो, राज्याभिषेक करवा दो। अब ध्यान दो आगे, अलाउद्दीन खिलजी का एक राजनीतिक सिद्धांत रहा है कि सबसे पहले, शत्रुओं से भी पहले यदि किसी का वध किया जाए तो विश्वासघातियों का वध किया जाए। क्यों? ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी इनको बोलता है कि तुम लोग एक छोटे से रणथंभौर जैसे दुर्ग के लिए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात कर बैठे जिसने तुम्हें कई दिनों से भोजन दिया, पानी दिया, सुख सुविधाएं दी। उस व्यक्ति के साथ यदि आप विश्वासघात कर सकते हो तो करना भैया, आप दिल्ली के लालच में आकर मेरा भी काम जचा सकते हो। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से इन दोनों का वध कर देता है। किनका? रणमल और रतिपाल का, दोनों का वध कर देता है। अब देखो, इन सब का काम निपटाने के बाद ये पहुंचता है दो मोस्ट वांटेड, जिनकी वजह से इस रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया गया। एक का नाम था चिमना और एक का नाम था मोहम्मद शाह मंगोली। इनकी खोज में निकल गया भैया रणथंभौर किले में ये। अब मोहम्मद शाह मंगोली इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए घायल हो चुका था। एक किले के कोने में पड़ा बार डाल रहा था। अब भैया ये पहुंच गया मोहम्मद शाह मंगोली के पास, जाकर दो लगाई लात की और बोलता है, अब बोल मंगोली। ये बोलता है क्या? ये बोलता है, अब भी बोल, यदि मैं तेरा ठीक तरह से उपचार करवाऊं तो तू मेरे लिए क्या करेगा? ध्यान दो, यहाँ से ये बोलता है
कि देख खिलजी, या तो तू मुझे अभी मार दे, वरना यदि मैं जिंदा रहा तो ठीक होने के तुरंत बाद में तेरा काम जचा दूंगा और इसी रणथंभौर किले पर हम्मीर देव के बेटे या पोते का राज्याभिषेक करवा दूंगा। भैया अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत गजब की बात लगी। अब ये फिक्स हो गया था, इसका काम तो निपटाना ही है। इसके बाद खिलजी पहुंचता है अपनी बेगम चिमना बेगम के पास, पहुंचता है और बोलता है, आपा अरे तन शर्म को नहीं आई थोड़ी बहुत ही, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया तूने। चिमना बेगम भी प्रेम में लीन थी भैया, बोलती है यदि प्यार किया तो डरना क्या। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि वाह भाई क्या बात कर दी दोनों ने। भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी दोनों के प्रवचन सुनकर दोनों का यही वध कर देता है और ध्यान रखना रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लेता है और इस रणथंभौर का शासक बनाता है उलुग खां। क्या? उलुग खां को। ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीतकर उसका प्रशासन किसके हाथों में सौंपा, तो ध्यान रखना उलुग खां। और इसी के रणथंभौर अभियान में एक इसी का मुख्य सेनापति था नुसरत खां, जो मारा गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का नाम बदलकर रणथंभपुर, क्या रणथंभपुर रख दिया था, ध्यान रखना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से में पूछा गया। यहाँ ख़त्म होता है अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको यहीं सॉल्यूशन करवा दिया है। अब यहाँ होता है चिमना और मोहम्मद मंगोली की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत और चिमना बेगम की अलाउद्दीन खिलजी के प्रति बेवफाई का अंत अब नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। इसके द्वारा किया गया अगला अभियान वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा और साथ में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अभी बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।